एक बार फिर से आप सभी का गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको जो पढ़ाया था वो एल्गोरिदम के बारे में पढ़ाया था और आई होप सो आप सभी ने वो टॉपिक्स क्लियर कर लिए होंगे। तो आज हम आपको जो नेक्स्ट टॉपिक बताने वाले हैं वो टॉपिक क्या है, फ्लो चार्ट। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे कि आप सी लैंग्वेज में आपको बताया गया था, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम को पहले हम उसका कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखते हैं और उसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, एल्गोरिदम। अगर आपसे पूछा जाए एल्गोरिदम क्या है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप कहते हैं कि एल्गोरिदम क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो उसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो जिस तरीके से एल्गोरिदम से आप प्रोग्राम बनाने से पहले उसके स्टेप्स को नोट डाउन करते हैं, उसको लिखते हैं और लिखने के बाद सॉल्व करते हैं, इसी टाइप में जो आपका फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट का काम भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। लेकिन फ्लो चार्ट में एल्गोरिदम की तरह स्टेप्स को नोट डाउन करने की जगह उसके स्थान पर यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बनाए जाते हैं, कुछ सिंबल्स बनाए जाते हैं और उन्हीं बॉक्सेस, उन्हीं सिंबल्स के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना ही फ्लो चार्ट कहलाता है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि फ्लो चार्ट है क्या, तो a flowchart is a graphical representation of the sequence of operation for the solution of a problem। यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी आपने उसमें जो है सेट ऑफ ऑपरेशंस लिखे होंगे या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस लिखे होंगे, उन ऑपरेशंस को एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही कहलाता है फ्लो चार्ट। अब जब बात आती है कि हमें यहाँ पर कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है या कोई पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देना है, तो जाहिर सी बात है जब बात यहाँ पर पिक्चर की आ रही है या ग्राफिक्स की आ रही है तो हमें यहाँ पर कुछ ड्रॉ करना है, कुछ बनाना है और इन्हीं ड्रॉ करने, इन्हीं को बनाने के लिए इसी फ्लो चार्ट में यूज किए जाते हैं फ्लो चार्ट सिंबल्स। ठीक है, फ्लो चार्ट सिंबल्स क्या है, सिंबल्स क्या है, अ फ्यू सिंबल्स आर नीडेड टू इंडिकेट द नेसेसरी ऑपरेशन ऑफ इन अ फ्लो चार्ट। यानी किसी भी फ्लो चार्ट को जब आप बनाते हैं तो उसमें जो भी आप स्टेप्स लिखते हैं उन स्टेप्स में उन सेट ऑफ ऑपरेशंस को इंडिकेट करने के लिए इसमें डिफरेंट शेप के बॉक्सेस लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं और ये बॉक्सेस जो है ये पहले से प्रीडिफाइंड है। ठीक है, दीज सिंबल्स हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड, इन सिंबल को स्टैंडर्डाइज किसके द्वारा किया गया है, ANSI के द्वारा। यानी ANSI ने इसको स्टैंडर्डाइज प्रोवाइड किया है जिसका पूरा नाम होता है अमेरिकन नेशनल, यहाँ पे नेशनल होगा, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा ये सिंबल्स हमारे क्या है, रिप्रेजेंट किए गए हैं या बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, इसको देखिएगा ANSI का पूरा नाम आप याद रखिएगा क्योंकि अक्सर करके कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ANSI का पूरा नाम। तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है ANSI का पूरा नाम और यही ANSI के द्वारा फ्लोचार्ट के सिंबल्स को स्टैंडर्डाइज प्रोवाइड किया गया है। अब हम जानेंगे कि फ्लोचार्ट के सिंबल हैं क्या और किस सिंबल का क्या यूज होता है। देखिएगा, यहाँ से अगर आप ओ लेवल के एग्जाम के बारे में बात करें तो बेसिक के 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके 40 पार्ट जो स्टार्टिंग का होता है वहाँ पर 1 या 2 नंबर के पॉइंट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन ए पूछ लिया जाता है ANSI का पूरा नाम क्या है, या फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसी भी प्रॉब्लम को जो हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, फ्लोचार्ट कहलाता है। जब आप किसी प्रॉब्लम को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लोचार्ट कहलाता है। अब फ्लोचार्ट बनाने के लिए, फ्लोचार्ट में सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को दिखाने के लिए, उसे इंडिकेट करने के लिए कई सारे सिंबल्स का यूज किया जाता है। कौन कौन से सिंबल्स हैं, तो इसको हम एक टेबल के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर देखिए एक साइड में लिखा हुआ है फ्लोचार्ट सिंबल्स, फिर इसके बाद में बीच में फ्लोचार्ट सिंबल्स के नेम है और यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेनेशंस है। ठीक है, अब देखेंगे ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहला सिंबल, फर्स्ट सिंबल आपने देखा, ये सिंबल आपका कुछ ऐसे ओवल के शेप में बना हुआ है। इस सिंबल को बोला जाता है टर्मिनल सिंबल। कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है कि टर्मिनल सिंबल क्या होता है या कैसे होता है, तो देखिएगा ये जो हमारा सिंबल है इस सिंबल का नाम क्या होता है, टर्मिनल सिंबल। आपको यही बेसिक पॉइंट याद रखने हैं कि टर्मिनल सिंबल किसे हम कहते हैं। तो ये जो सिंबल है इस सिंबल का नाम क्या है, टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल यूज क्यों किया जाता है, एन ओवल शेप यूज्ड टू इंडिकेट द स्टार्ट एंड स्टॉपिंग पॉइंट। यानी जैसे आपको हमने एल्गोरिथम में बताया था कि जब भी आप एल्गोरिथम बनाते हैं तो एल्गोरिथम को बनाने के लिए उसमें आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिक्लेयर करते हैं।
सेम एज जब आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो फ्लो चार्ट के लिए भी उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको क्लियर करना होगा कि फ्लो चार्ट आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। और उसी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को डिक्लेयर करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए जिस सिंबल का हम यूज करेंगे, इस सिंबल का नाम क्या है, टर्मिनल सिंबल। तो चाहे आप इसे कह दें बिगिन और एंड के लिए या स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए जिस सिंबल का हम यूज करते हैं वो सिंबल कौन सा है, टर्मिनल सिंबल। क्लियर है इतना? तो जो हमारा फ्लो चार्ट, जब भी आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उसमें सबसे पहला जो सिंबल लगाते हैं और जो सबसे लास्ट सिंबल लगाते हैं, फर्स्ट सिंबल एंड ऑल्सो लास्ट सिंबल, ये जो दोनों सिंबल होते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल, ये दोनों सिंबल ही कौन से होते हैं, टर्मिनल सिंबल होते हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक सिंबल यहाँ पर ये वाला सिंबल बना है, ठीक है, ये आपका पैरेललिज्म का सिंबल है। इस सिंबल को बोला जाता है इनपुट आउटपुट सिंबल। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इनपुट एंड आउटपुट सिंबल। इस सिंबल का यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। यानी फ्लो चार्ट में जब भी कहीं किसी भी जगह पर आपको इनपुट ऑपरेशन दिखाना हो या फिर आपको आउटपुट ऑपरेशन दिखाना हो, जैसे इससे पहले एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो एल्गोरिथम में आप डेटा को कहीं पर इनपुट करते थे, एक स्टेप में क्या करते थे, एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनपुट करते थे और किसी दूसरे स्टेप में आप क्या करते थे, आउटपुट को दिखाते थे। आप लिख देते थे शो द वैल्यू ऑफ दिस, शो द वैल्यू ऑफ दिस। तो जिस जगह आपको इनपुट ऑपरेशन इंडिकेट करना हो या जिस जगह आपको आउटपुट ऑपरेशन इंडिकेट करना हो, वहां पर हम इस वाले सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, यूज टू इंडिकेट इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। अगला सिंबल हमारे पास आता है, जिस सिंबल को आप देख रहे होंगे रेक्टेंगल शेप में ये सिंबल है। ये जो रेक्टेंगल शेप में सिंबल है, इस सिंबल का नाम होता है प्रोसेस सिंबल, ठीक है। इसे कहते हैं प्रोसेस सिंबल या प्रोसेस बॉक्स। प्रोसेस बॉक्स, जैसा इसका नाम है प्रोसेस बॉक्स, तो प्रोसेस का मतलब क्या होगा, जहां पर आप कहीं पर प्रोसेस कर रहे हो या प्रोसेसिंग का कोई ऑपरेशन आपको इंडिकेट करना हो, तो जिस जगह आपको प्रोसेसिंग का ऑपरेशन इंडिकेट करना होता है वहां पर हम प्रोसेस बॉक्स का यूज करते हैं। जैसे आपने एक छोटा सा एग्जांपल ले, मान लीजिए आपको दो नंबरों को एडिशन करना है। अब आप कहीं पर करना चाह रहे हैं a प्लस बी, आप a और b की वैल्यू को क्या करना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं। तो जिस जगह हम a और b की वैल्यू को आपस में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, मींस हम कोई प्रोसेस करेंगे। और जहां पर आप प्रोसेस करेंगे वहां पर जिस बॉक्स को हम लगाएंगे वो हमारा रेक्टेंगल शेप का बॉक्स है और इस सिंबल का काम होता है रिप्रेजेंट करने का किसी भी प्रोसेस को, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट सिंबल आता है जो कि आपका डायमंड की शेप में है। ये आपका सिंबल आप देख रहे होंगे, ये डायमंड की शेप में सिंबल है। और इस सिंबल का जो यूज किया जाता है, इस सिंबल का यूज किया जाता है कहीं पर भी आपको डिसीजन लेना, ठीक, जिस भी जगह आपको डिसीजन, इसीलिए इस सिंबल का नाम ही है डिसीजन बॉक्स। तो जिस भी जगह आपको डिसीजन लेना होता है उस जगह हम डिसीजन सिंबल का यूज करते हैं। जैसे इससे पहले आपने एल्गोरिथम में देखा था कि आपको हमने कई सारी एल्गोरिथम बताई थी जहां पर कुछ लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। आपने देखा था वहां पर दो नंबरों का एडिशन हो रहा था, आप उसमें बाद में उसका जो है रिजल्ट भी शो कर रहे थे कि एक परसेंटेज ग्रेटर देन 50, अगर परसेंटेज 50 से बड़ा है देन प्रिंट पास, अदरवाइज प्रिंट फेल। तो इस टाइप में आप कोई एक प्रोसेस, एक डिसीजन ले रहे थे कि अगर उसका परसेंटेज 50 से बड़ा है तब वो क्या करे, पास हो, लेकिन अगर 50 से बड़ा नहीं है तो फिर क्या कर दे, फेल कर दे। तो वहां पर आपको एक डिसीजन लेना पड़ा था। लेकिन एल्गोरिथम में तो हम स्टेप्स नोट करते हैं तो हमें बॉक्सेस बनाना नहीं है, बट फ्लोचार्ट में आपको सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करना होता है। इसलिए जिस भी जगह आपको कहीं पर भी कोई कंडीशन देनी होती है वहां पर आप कौन सा बॉक्स लगाएंगे, डिसीजन बॉक्स लगाएंगे। तो डिसीजन बॉक्स का काम क्या होता है, अ डायमंड शेप यूज्ड टू इंडिकेट अ डिसीजन। डायमंड शेप का यूज किस लिए करते हैं, डिसीजन को लेने के लिए करते हैं। तो यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लोचार्ट में अभी हमने यहाँ पर जो बॉक्सेस, वैसे तो फ्लोचार्ट की अगर हम शेप के बारे में बात करें तो फ्लोचार्ट की बहुत सारी शेप्स होती हैं, बट आपको हम आपके इस क्लास में वही शेप्स बताएंगे जो शेप्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं या आपके प्रोग्राम को बनाने में आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकती है, उन सारी शेप्स को हम बताएंगे। तो अभी यहाँ पर पहली सिंबल हमारा क्या है, टर्मिनल सिंबल, फिर क्या है इनपुट आउटपुट सिंबल, फिर क्या है प्रोसेस सिंबल, फिर क्या है डिसीजन सिंबल। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब आगे कुछ सिंबल्स और हैं, उन्हें भी हमें जानना है, तो इसको हम रब करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको लिखने में कोई कंफ्यूजन हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको हो सकता है इंग्लिश ना समझ में आ रही हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आपके नोट्स जो हम आपको देने वाले हैं वो हिंदी में बने हुए नोट्स हैं, तो वो आपको वहाँ से हिंदी में मिल जाएगा। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ले करके अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो बाकी हिंदी वाले से जब आप मैच कराएंगे तो आपको आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रख पढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, ये जो हमने अभी आपको डिसीजन सिंबल बताया है, तो डिसीजन सिंबल में इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिसीजन सिंबल का यूज हम उस जगह करेंगे जहां पर आपको कहीं कोई भी एक डिसीजन लेना हो। ठीक है, जिस जगह आपको कोई एक डिसीजन लेना हो वहां पर हम डिसीजन सिंबल का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिसीजन सिंबल के टाइप की, तो डिसीजन सिंबल होते कौन कौन से हैं? एक डिसीजन सिंबल होता है जिसको कहते हैं टू वे ब्रांचिंग। ठीक है, एक डिसीजन सिंबल होता है जिसको कहते हैं टू वे ब्रांचिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने डाला, हमने एक कंडीशन रखी है कि इफ आई इक्वल इक्वल 10। ठीक है, इफ आई इक्वल इक्वल 10। इक्वल इक्वल का साइन जो है इसको हम आपको इससे प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में क्या डिफरेंस होता है। सिंगल इक्वल एक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट में स्टोर करता है, लेकिन जब हम डबल इक्वल लगाते हैं तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जो कंपेयर करता है, मैच कराता है कि इसके अंदर की वैल्यू और ये वैल्यू क्या दोनों बराबर है या फिर नहीं। तो अब हम यहाँ पे डिसीजन क्या ले रहे हैं कि अगर i हमारा 10 के बराबर हो, अगर i हमारा 10 के बराबर हो, अगर ये बात सही है, ये कंडीशन ट्रू है, तो आपको जो भी कुछ करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो गलत होने पे आप इस जगह जो भी ऑपरेशन देना चाहते हैं या जो भी कुछ आपको यहाँ पर देना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद में अगला हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है, तो जब अगर ये आपका जो है इसके बराबर होगा तो आपको जो कुछ रखना होगा वो यहाँ पर रख देंगे, और जो अगर आपका जो है गलत होगा तो फिर आप यहाँ पर जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो इस ब्रांचिंग को क्या बोला जाता है? टू वे ब्रांचिंग। टू वे ब्रांचिंग। ठीक है, इसके बाद में अगले में आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं डिसीजन बॉक्स क्या है। नेक्स्ट आ जाता है थ्री वे ब्रांचिंग। अब थ्री वे ब्रांचिंग में क्या होता है? थ्री वे ब्रांचिंग का मतलब जब आप कोई तीन तरीके के ऑपरेशन करना चाहें, जैसे हमने यहाँ पर रखा है कि a लेस देन b, a ग्रेटर देन b, a इक्वल। ठीक है, अब देखिएगा ये जो हमारा है इस ब्रांचिंग को हम बोलते हैं थ्री वे ब्रांचिंग। ये क्या कहलाता है? थ्री वे ब्रांचिंग। थ्री वे ब्रांचिंग, ये जो थ्री वे ब्रांचिंग है इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए आपके पास में तीन तरीके के ऑपरेशन है या तीन चीजें हम यहाँ पर चेक करना चाह रहे हैं। क्या चेक करना चाह रहे हैं? इफ a लेस देन b, अगर a b से छोटा है तो आपको जो ऑपरेशन करना है, जो भी हम मैसेज देना है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। अगर a हमारा b से छोटा है तो क्या करना चाहते हैं? लेकिन मान लीजिए a की वैल्यू b से छोटी ना हो, a की वैल्यू b से बड़ी हो, तो अगर a b से बड़ा हो तो आपको क्या करना है? मान हो सकता है कि a की वैल्यू ना ही b से छोटी हो और ना ही b से बड़ी हो। तो जब ये कंडीशन आ जाती है कि a की वैल्यू b से छोटी भी नहीं है, बड़ी भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है a की वैल्यू b के क्या होगी? बराबर होगी। तो जब आप ये देखना चाहें कि a की वैल्यू b के बराबर हो, तो यहाँ पर हमारे पास में कंडीशन को चेक करने के कितने वे हैं? तीन वे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? थ्री वे ब्रांचिंग। तो थ्री वे ब्रांचिंग में आप अपनी इस तरीके की कंडीशन को रख के अपना फ्लो चार्ट डिस्प्ले करा सकते हैं। अब ये सब चीजें अगर आपको नहीं भी समझ में आ रही है तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हम आपको इसका फ्लो चार्ट प्रैक्टिकल में बताएंगे, अभी जब यहाँ पर हम आपको इसके आगे विद एग्जाम्पल इसको समझाएंगे तो वो टॉपिक आपको बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो एक तो हमारा हो गया टू वे ब्रांचिंग डिसीजन बॉक्स का, और ये हो गया हमारे पास थ्री वे ब्रांचिंग। ऐसे ही डिसीजन बॉक्स एक और तरीके से बनाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं मल्टी वे ब्रांचिंग। अब मल्टी वे ब्रांचिंग कैसे बनेगा? मल्टी वे ब्रांचिंग का मतलब हो गया, जैसे हमने यहाँ पर एक डिसीजन बॉक्स रखा और इस डिसीजन बॉक्स में एक हमने कंडीशन रखा है, यहाँ पर हमने रखा है इफ आई इक्वल इक्वल। ठीक है, इफ आई इक्वल इक्वल, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आई की वैल्यू है क्या। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि आई हमारा
हमारा जो है किसके बराबर है। अब जिस भी चीज के बराबर है उसके लिए हमने यहाँ पर बहुत सारे लेवल रखे हैं। अगर i 0 के बराबर हो, 1 के बराबर हो, 2 के बराबर हो, 3 के बराबर हो एंड सो आगे आपको जहां तक भी इसको ले जाना हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर मल्टी वे ब्रांचिंग है। मल्टी वे ब्रांचिंग कैसे है, यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि अगर i 0 के बराबर है तो आप क्या करना चाह रहे हैं, आप चाहे 0 प्रिंट करना चाह रहे हैं 0 कर देंगे। अगर i की वैल्यू 1 के बराबर है तो हम क्या करना चाह रहे हैं, अगर i 2 के बराबर है तो क्या करना चाह रहे हैं, अगर i आपका 3 के बराबर है तो i के अंदर जो भी वैल्यू है उसको आप किसके इक्वल मान रहे हैं या कैसे आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज आपकी बताती है क्या है, मल्टी वे ब्रांचिंग। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी वे ब्रांचिंग, मल्टी वे ब्रांचिंग, ठीक है। तो आपका डिसीजन बॉक्स जो हो गया, इस डिसीजन बॉक्स को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 2 वे ब्रांचिंग के द्वारा, 3 वे ब्रांचिंग के द्वारा और मल्टी वे ब्रांचिंग के द्वारा। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आगे कुछ सिंबल्स हम और लेकर के चलेंगे। जैसे अब ये सब चीजों के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी इसके आगे हम जैसे ही एग्जांपल बताएंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि फ्लोचार्ट हम किस तरीके से रखेंगे या कैसे फ्लोचार्ट को बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका डिसीजन बॉक्स हो गया। अब डिसीजन बॉक्स के आगे इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी हम इसी तरीके से यहाँ पर फ्लो सिंबल्स लिखेंगे, यहाँ नेम लिखेंगे, यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्लो सिंबल है, इस सिंबल को हम बोलते हैं फ्लो लाइन, ठीक है। इस सिंबल का नाम क्या है, फ्लो लाइन। फ्लो लाइन, फ्लो लाइन का काम क्या होता है, ये यूज टू इंडिकेट फ्लो ऑपरेशंस। इसका यूज किस लिए किया जाता है, यूज टू इंडिकेट फ्लो ऑफ ऑपरेशंस, इंडिकेट फ्लो ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। जिस भी जगह आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसका फ्लो कैसा है, आप किस अकॉर्डिंग अपने जो है फ्लोचार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे भी आपने देखा था मल्टी वे और 2 वे और 3 वे ब्रांचिंग हमने जो बनाया था वहां पर एरो लाइंस ऐड की गई थी। तो एरो लाइन बताता है किस फ्लो ऑफ ऑपरेशन में आप जा रहे हैं, इसको इंडिकेट करने का काम क्या करता है, फ्लो लाइन या फिर एरो लाइन। इसी तरीके से एक हमारे पास फ्लो सिंबल और आता है। इस सिंबल का, ये सिंबल आपका सर्कल के शेप में होता है और इस सिंबल का जो नाम होता है इसको बोलते हैं कनेक्टर सिंबल, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, कनेक्टर सिंबल। अब नाम ही इसका कनेक्टर है तो कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, जोड़ना। जहां पर आप किसी दो चीज को जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो जब आपको अपने फ्लो चार्ट में जो है आगे का फ्लो चार्ट जोड़ना है या कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर सिंबल का यूज करते हैं। लेकिन जो कनेक्टर सिंबल होता है ये दो प्रकार से होता है। एक होता है जिसको ऑन पेज कनेक्टर कहते हैं, ऑन पेज कनेक्टर कहते हैं, और एक होता है जिसको हम ऑफ पेज कनेक्टर कहते हैं। अब है क्या ऑन पेज कनेक्टर और ऑफ पेज कनेक्टर, ये हम अभी आपको बताते हैं, ठीक है। एक आपका जो कनेक्टर सिंबल होता है वो ऐसे यूज किया जाता है, इस शेप में यूज होता है। इसको थोड़ा सा ऊपर बना दें ताकि नीचे दिक्कत ना हो। ये हमारा कनेक्टर हो गया। अब इसके बाद में कनेक्टर सिंबल हम एक तरीके से और यूज करते हैं। कभी कभी कनेक्टर सिंबल आपको ऐसे करके देखना होता है। ये जो कनेक्टर सिंबल होता है, इस कनेक्टर सिंबल को बोला जाता है ऑफ पेज कनेक्टर, ऑफ पेज कनेक्टर। दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब हम बात करते हैं ऑन पेज की, तो ऑन पेज का मतलब जिस पेज पर आप फ्लोचार्ट बना रहे हैं उसी पेज में मान लीजिए आपको आगे का फ्लोचार्ट कहीं पर कनेक्शन दिखाना है कि उधर का फ्लोचार्ट हमारा कैसे है, तो जब सेम पेज पर आप दो फ्लोचार्ट को ऐड करते हैं या कनेक्ट करते हैं तब हम जो कनेक्टर सिंबल यूज करते हैं वो सर्कल शेप का करते हैं। लेकिन ऑफ पेज का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए फ्लोचार्ट आपका बहुत बड़ा है और आपका एक पेज पूरा फुल हो चुका है, अब आपको नेक्स्ट पेज पर जाना है, तो नेक्स्ट पेज में आप प्रीवियस वाले फ्लोचार्ट को जो आगे आप बनाने जा रहे हैं अगला फ्लोचार्ट, दोनों को आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उस जगह पर कनेक्शन देने के लिए जिस हम फ्लोचार्ट का यूज करते हैं इसे बोला जाता है ऑफ पेज कनेक्टर। तो ये दोनों ही हमारे जो है कनेक्टर होते हैं और इन दोनों का जो यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए किया जाता है किसको, फ्लोचार्ट को, ठीक है। यहाँ तक आप बात समझ में आ गई होगी कि फ्लोचार्ट होता क्या है, फ्लोचार्ट में सिंबल्स क्या होते हैं, फ्लोचार्ट के सिंबल को किसने स्टैंडर्डाइज्ड किया, फ्लोचार्ट के कौन कौन से सिंबल का क्या क्या नाम है।
याद रखिएगा, नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर करके इन नाम से ही रिलेटेड बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन एक एक नंबर के, और अगर ये आ जाते हैं तो ये बहुत आसान पेपर को बना देते हैं। ठीक है, तो जैसे पूछ लिया जाता है कि स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए इनमें से किस सिंबल को हम यूज करते हैं, तो ऑप्शन में आपको दे देंगे टर्मिनल सिंबल दे दिया मान लीजिए उन्होंने, इसके अलावा उन्होंने आपका इनपुट आउटपुट सिंबल दे दिया, डिसीजन सिंबल दे दिया और नन ऑफ द अबव दे दिया। तो ऐसे में आप जान जाएंगे कि हाँ, हमें जो कनेक्ट करने के लिए सिंबल का यूज करना है, यानी स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए जिस सिंबल का हमें यूज करना है वो कौन सा है, टर्मिनल सिंबल है। तो ऐसे करके आपके छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ तक की तो बात हो गई कि फ्लोचार्ट है क्या, फ्लोचार्ट के सिंबल्स क्या होते हैं, फ्लोचार्ट के सिंबल्स के नेम क्या होते हैं। अब आगे हम आपको फ्लोचार्ट कैसे बनाना है इस चीज को बताने से पहले बता देना चाहते हैं कि फ्लोचार्ट बनाने के भी कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही आपको फ्लोचार्ट बनाना है। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम ध्यान में रखते हुए अपनी फ्लोचार्ट को बनाएंगे तो फ्लोचार्ट आपका बेहतर बनेगा, अच्छा बनेगा। अभी हम इसको रख करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्लोचार्ट का रूल क्या है, यानी कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनसे हम बेहतर फ्लोचार्ट बना सकते हैं। तो देखिएगा, जब भी कभी किसी भी फ्लोचार्ट को आप बनाएं, अगर हम रूल्स की बात करें तो जब भी कभी किसी भी फ्लोचार्ट को आप बनाते हैं तो फर्स्ट थिंग ऑफ द मेन लाइन ऑफ लॉजिक देन इनकॉर्पोरेट डिटेल्स, यानी आपको क्या करना होता है, सबसे पहले फ्लोचार्ट बनाने से पहले आपको उसमें जो मेन लाइन है, आपके जो लॉजिक है, उस लॉजिक पे ध्यान देना होता है, उसकी डिटेल पे बाद में हम ध्यान देंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फ्लोचार्ट आपका मेन उसका लॉजिक क्या है, वो आपसे किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कह रहा है। आप इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखेंगे तब आप उसकी डिटेल की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से डू नॉट गिव एवरी डिटेल ऑन द फ्लोचार्ट, यानी फ्लोचार्ट के अंदर आपको हर एक डिटेल नहीं देनी होती है, क्योंकि फ्लोचार्ट में हमें बॉक्सेस में अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, और अगर बॉक्सेस के अंदर बहुत ज़्यादा आपने गोचा पाची कर दिया तो वो फ्लोचार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो भी हम यूज़ करते हैं वो सभी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा डिटेल में यूज़ नहीं करते हैं, बहुत लाइटली लेकर के सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से तो ये तो बात समझ में आ गई होगी कि फ्लोचार्ट के रूल्स में पहला रूल क्या था कि आपको क्या करना है, मेन लाइन ऑफ लॉजिक पे ध्यान देना है, उसके बाद इनकॉर्पोरेट डिटेल, फिर आपको डिटेल्स में जाना है। दूसरी बात क्या कहा गया है कि डू नॉट गिव एवरी डिटेल ऑन द फ्लोचार्ट, फ्लोचार्ट में आपको सारी डिटेल्स नहीं देनी है, सिर्फ मेन टॉपिक को ही हमें ध्यान में रख के बनाना है। इसी तरीके से है यूज डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल, यानी आपको फ्लोचार्ट में वेरिएबल का जो नेम लेना है वो बहुत बड़े बड़े वेरिएबल के नेम नहीं लेने हैं। आप कोशिश करिएगा कि जब भी कभी आप फ्लोचार्ट बनाते हैं तो फ्लोचार्ट में आप उसको समझाते समय वेरिएबल के जो नेम लीजिए वो बहुत छोटे छोटे से लीजिए, ताकि आप जो उसके अंदर डेफिनेशन दे रहे हो या अंदर जो भी चीज़ आप बना रहे हो वो आपका क्लियर हो। कई बार लोग करते क्या है, जैसे फ्लोचार्ट उन्होंने बनाया, अब उनको इनपुट आउटपुट बॉक्स बनाना है तो वो इतना लंबा सा बॉक्स बना देंगे, फिर उसमें अंदर सारी एक एक चीज़ लिखेंगे। तो एल्गोरिथम में तो हम लिखते हैं, समझ में आता है, लेकिन फ्लोचार्ट आपको इस तरीके से नहीं बनाना होगा। फ्लोचार्ट आपका देखने में जो है क्लियर होना चाहिए, हर एक बॉक्स आपका जो होना चाहिए वो अच्छे से बना होना चाहिए, उसके अंदर जो वेरिएबल नेम आप यूज़ करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव यूज़ होने चाहिए। ठीक है, ये सभी बातों को ध्यान में रख के ही फ्लोचार्ट आपको बनाना है। इसी के साथ में नेक्स्ट टॉपिक आता है गो टू टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। जब भी आप फ्लोचार्ट को बनाएं तो इसमें जो आपका फ्लो ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए वो या तो टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की ओर का फ्लोचार्ट हो, या फिर लेफ्ट टू राइट का फ्लोचार्ट हो। कभी भी फ्लोचार्ट आप बॉटम टू टॉप नहीं बनाएंगे, या तो आपका टॉप टू बॉटम होना चाहिए ऊपर से नीचे, या फिर आप लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो ऑफ ऑपरेशन को दिखाते हुए अपने फ्लोचार्ट को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये सभी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रख करके फ्लोचार्ट बनाना है। इसी तरीके से कीप द फ्लोचार्ट सिंपल। आप याद रखिए कि जब भी आपको फ्लोचार्ट बनाना हो तो आप कोशिश करिए कि फ्लोचार्ट आपका जो बने वो बहुत ही सिंपल बने, बहुत ही आसान बनना चाहिए। ठीक है, कोई भी हो तो वो उसे देख के समझ जाए कि आप फ्लोचार्ट में क्या बताना चाह रहे हैं या किस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो हमारा फ्लोचार्ट है, जो एल्गोरिथम है, ये सब प्रोग्रामिंग कोड करने के पहले के स्टेप्स हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि इसकी कोडिंग करना हमारे लिए आसान हो। और जब हम फ्लोचार्ट ही डिफिकल्ट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसकी कोडिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, फ्लोचार्ट में जो भी आपको बनाना है वो सिंपल बनाने की कोशिश करना है, आप उसे आसान बनाइएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है कि फ्लोचार्ट में कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि फ्लोचार्ट
कभी भी आप उसमें जो एरो लाइन दे रहे हो, एक लाइन दूसरी लाइन को काटते हुए नहीं जाना चाहिए, क्रॉस ना करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर हमने एक ले लिया कि एक फ्लो चार्ट हमारा ये बना, फिर इसके बाद में हमने यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बनाए, फिर इसके बाद में यहाँ पर हमने एक डिसीजन लगा दिया। अब इसके बाद में आप इसी में जो है इंडिकेट करना चाह रहे हैं फ्लो ऑफ ऑपरेशंस, ठीक, यहीं पर आपने जो है कुछ और इनपुट आउटपुट बॉक्स लगा दिया। तो यही कहीं से आप क्या कर रहे हैं, कोई भी बॉक्स कोई भी लाइन आपकी कहीं से भी काटते हुए आगे की ओर चली जा रही है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपकी जो लाइनें होनी चाहिए फ्लो चार्ट में, वो एक दूसरी लाइन को काटनी नहीं चाहिए। जो फ्लो चार्ट बनना चाहिए वो एकदम क्लियर और जो है अच्छा बनना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी कभी आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। आई होप से इतना समझ में आ गया होगा कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का यूज़ करना है और फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताते हैं कि फ्लो चार्ट हमें बनाना कैसे है। देखिएगा, आपको फ्लो चार्ट बनाते समय हमने बताया था कि कुछ बॉक्सेस हैं, जैसे एक बॉक्स है ये वाला। अब इस बॉक्स का नाम क्या है, क्या कहते हैं इस बॉक्स को, टर्मिनल सिंबल। एक बॉक्स हमारे पास फ्लो चार्ट का क्या है, ये वाला है, इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स। इनपुट आउटपुट बॉक्स का यूज किस जगह किया जाएगा, जहां पर भी आपको इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन इंडिकेट करना हो। एक फ्लो चार्ट का बॉक्स होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगल शेप का बॉक्स है, लेकिन इसका नाम क्या है, प्रोसेस बॉक्स। और प्रोसेस बॉक्स का यूज जहां पर भी आपको प्रोसेसिंग दिखाना है, जिस जगह आपका जो डेटा है उस पर एक्सेल परफॉर्म हो रहा होगा, वहां पर हम इस बॉक्स का यूज करेंगे। इसी तरीके से ये जो हमारी लाइंस हैं, इनको हम क्या कहते हैं, फ्लो लाइंस कहते हैं। और फ्लो लाइंस फ्लो ऑपरेशन बताता है कि किधर किधर से जाकर के हमें अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसी टाइप में आपका ये वाला जो बॉक्स है, इसको क्या कहते हैं, डिसीजन बॉक्स कहते हैं। और डिसीजन बॉक्स का यूज क्या होता है, जहां पर भी आपको डिसीजन लेना है, ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा है, ऐसे करके कहीं पर भी आपको कहीं डिसीजन रखना है, कहीं पर आपको कंडीशन देनी हो, तो उस जगह हमें क्या रखना होता है, डिसीजन बॉक्स रखना होता है। सेम एज आपके पास में कनेक्टर सिंबल होता है, जब कभी आपको सेम पेज पर कनेक्ट करना है तो फिर हम ऑन पेज कनेक्टर का यूज करते हैं, और जब कभी आपको जो है उसका यूज करना होता है डिफरेंट पेज पर आपको जो है फ्लो चार्ट को आपस में कनेक्ट करना होता है, तब फिर हम ऑफ पेज कनेक्टर का यूज करते हैं। तो ये सभी हमारे फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं, और इन्हीं सिंबल्स की हेल्प से आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब करेंगे कैसे, इसके लिए हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना होगा, और इस एग्जाम्पल से हम आपको बताएंगे कि फ्लो चार्ट आपको कैसे बनाना है या कैसे सॉल्व करना है। तो आइए सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दो नंबरों का एडिशन करना है। इससे पहले प्रीवियस क्लास में जब हम आपको एल्गोरिथम बता रहे थे, तब हमने आपको बताया था दो नंबरों का एडिशन करना, लेकिन उस जगह पर दो नंबरों का एडिशन आपने किया था एल्गोरिथम के साथ में। यहाँ पर आपको दो नंबरों का एडिशन करना है फ्लो चार्ट के साथ। अब कैसे करना है ये देखना है। तो आइए इसका क्वेश्चन नोट डाउन कर ले पहले। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, हमें क्या करना है, दो नंबरों का जो है एडिशन करना है। अब इन दो नंबरों को हम कैसे लेंगे ये देखिए, एंटर बाय यूजर। याद रखिए, जब एक चीज जुड़ करके अगर क्वेश्चन में आ जाए एंटर्ड बाय यूजर, तो यूजर एंटर्ड बाय करने का मतलब हुआ कि जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो ये प्रोग्राम जो आपका बनता है ये स्कैनअप के थ्रू बनता है, और इस प्रोग्राम में आपको अपनी वैल्यू को डिस्प्ले नहीं कराना होता है। जैसे इससे पहले आप ले लेते थे a + 10, a = 10, b = 20, फिर c = a + b। यहाँ पर हमको वैल्यू डिस्प्ले नहीं करानी है, बिकॉज इसमें कह दिया गया है कि ड्रॉ फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर। यानी आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है जिस फ्लो चार्ट में आपको दो नंबरों को ऐड करना है, लेकिन वो दो नंबर कौन से होंगे ये हमें नहीं पता। जो यूजर नंबर डालेगा, जो आप नंबर डालेंगे, उन दोनों नंबरों का उसे एडिशन करना है, ऐसा हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है। अब फ्लो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहला हमें क्या करना होगा, स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट इंडिकेट करना है। तो स्टार्ट पॉइंट इंडिकेट करने के लिए हमें बॉक्स कौन सा यूज करना होगा, टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, टर्मिनल बॉक्स यूज करेंगे। टर्मिनल बॉक्स में, अब टर्मिनल बॉक्स में हमने क्या कर दिया, स्टार्ट, यहाँ से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो गया।
फ्लोचार्ट स्टार्ट करने के बाद में अगला आता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब चाहे तो आप यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए भी लगा लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली अगर इनपुट आउटपुट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने नेक्स्ट बॉक्स अपना क्या लगाया, इनपुट बॉक्स लगाया। यहाँ हमने लगा दिया रीड ए कॉमा बी। अब देखिए ए कॉमा बी लिया है, लेकिन हमने ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20 नहीं किया, या ए में कोई वैल्यू और बी में कोई वैल्यू नहीं डाला। क्यों? क्योंकि हमसे कहा गया है कि जो वैल्यूज होंगी वो यूजर को देंगे। ठीक है, तो रीड 10 का मतलब ये हो जाएगा कि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो रन होने पर सबसे पहले ये यूजर से ए और बी के लिए वैल्यू मांगेगा, और यूजर जो भी वैल्यू देगा वो पहली वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी और दूसरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, बी में चली जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब नेक्स्ट में हमें दोनों नंबरों को जोड़ना है, दोनों नंबरों का एडिशन करना है। तो जब नंबरों के एडिशन की बात आती है तो हमें थर्ड वेरिएबल चाहिए होगा, या फिर अगर आपको वेरिएबल नहीं डिस्प्ले कराना है तो आप सिंपल यहाँ लिख सकते हैं ऐड ए एंड बी। ठीक है, हमने यहाँ क्या कर दिया, ए ऐड ए कॉमा बी, ए और बी को हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रख सकते थे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, वो भी आपका गलत नहीं माना जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास, अब देखिए ये प्रोसेस बॉक्स क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रोसेसिंग होना है। यहाँ पर होना क्या है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी की वैल्यू ऐड होगी और ऐड होने के बाद सी में स्टोर होगी। तो ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस को इंडिकेट करने के लिए प्रोसेसिंग बॉक्स का यूज किया जाता है। अब हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट कर लिया, उसको हमने ऐड कर लिया, लेकिन ऐड करने के बाद हमें रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। रिजल्ट को डिस्प्ले करने का मतलब हमें आउटपुट देना है, और आउटपुट देने के लिए हमें कौन सा बॉक्स लगाना है, सेम वही जो आपने इनपुट बॉक्स के लिए यूज किया है। जिस बॉक्स को आपने इनपुट के लिए यूज किया है उसी बॉक्स को आप आउटपुट में भी देंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ऐड ए कॉमा बी, तो जब आपका ए कॉमा बी आ गया तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, शो रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट को हम यहाँ पर डिस्प्ले करा लेंगे। इतना करने के बाद में अब लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ से दो नंबरों का एडिशन तो आ गया, लेकिन अब आखिरी स्टेप हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें करना होगा स्टॉप, यानी इस जगह आप क्या कर देंगे, स्टॉप। जैसे ही आप स्टॉप कर देते हैं तो ये आपका एक फ्लोचार्ट कंप्लीट हो जाता है। फ्लोचार्ट बनाना बहुत आसान होता है, बस केवल आपको यहाँ पर समझना है चीजें कि आप किस अकॉर्डिंग आपको हर एक इंस्ट्रक्शन देने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट किया, ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉपिंग पॉइंट है, ये हमारा स्टॉप ऑपरेशन इंडिकेट कर रहा है, ये स्टार्ट, ये आपका इनपुट ऑपरेशन इंडिकेट कर रहा है, ये आउटपुट। याद रखिएगा जब भी आप फ्लोचार्ट बनाइएगा तो उसमें जितने भी बॉक्सेस आप देंगे वो सभी बॉक्सेस आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, यानी समझ में आना चाहिए कौन सा बॉक्स। कई बार होता है क्या है, क्योंकि रेक्टेंगल बॉक्स और इनपुट आउटपुट बॉक्स जो होता है, प्रोसेस बॉक्स और इनपुट आउटपुट बॉक्स लगभग थोड़ा सा सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनपुट आउटपुट बॉक्स होता है इसमें ये जो कॉर्नर्स दिए होते हैं ये थोड़ा तिरछे होते हैं, जबकि रेक्टेंगल पूरी तरीके से रेक्टेंगल शेप होता है। तो कई बार स्टूडेंट्स फ्लोचार्ट बनाते हैं तो यहाँ पर इसको अगर आप बहुत हल्का सा मोड़ते हैं तो ये रेक्टेंगल शेप और ये दोनों शेप सेम प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा फ्लोचार्ट आपको नहीं बनाना है। फ्लोचार्ट में जितने भी आप सिंबल बनाइएगा वो सभी सिंबल आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, एकदम बेहतर बने होने चाहिए, तभी आपको उसके अच्छे मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज फिर वो आपका सही माना नहीं जाता। तो ये था कि किस तरीके से आप फ्लोचार्ट दो नंबरों के एडिशन के लिए करेंगे। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम था, आई होप सो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर रख करें, चलिए इसको हम यहाँ पर रख कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे से प्रीवियस क्लास में आपने देखा था स्वैपिंग करने के लिए आप किस तरीके से एल्गोरिथम बनाते थे। तो स्वैपिंग करने के लिए आप एल्गोरिथम बना रहे थे, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, स्वैपिंग करने के लिए फ्लोचार्ट बनाना है। अब स्वैपिंग तो आप सभी को याद होगा अगर आपने लास्ट क्लास देखी है। स्वैप करने का मतलब जहाँ पर आप दो वेरिएबल की वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो वही जो एक्सचेंजिंग करने का प्रोसेस होता है, इंटरचेंजिंग करने का प्रोसेस होता है, उसी को हम स्वैपिंग के नाम से जानते हैं। तो आइए इसे बना लेते हैं।
यानी ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि स्वैपिंग करने हम दो तरीके से कर सकते थे, एक आप टेम्परेरी वेरिएबल के द्वारा और दूसरा था विदाउट हेल्प ऑफ एनी टेम्परेरी वेरिएबल। यानी एक में आप किसी थर्ड वेरिएबल की मदद ले सकते थे, लेकिन एक आपका स्वैपिंग करने का जो तरीका था वहां पर आपको किसी भी थर्ड वेरिएबल की हेल्प नहीं लेनी है। फिलहाल अभी हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको 2 नंबर को स्वैपिंग करना है, लेकिन इस स्वैपिंग के दौरान आप किसी थर्ड वेरिएबल को ले सकते हैं। तो जब ऐसा फ्लो चार्ट आता है तो इस फ्लो चार्ट को आप ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, आइए उस फ्लो चार्ट को बनाते हैं। सबसे पहला, जब भी कभी आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो बिल्कुल एल्गोरिथम की तरीके आपको स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट हर एक फ्लो चार्ट में डिस्प्ले करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप बिगिन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप स्टार्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट करने के बाद में अगला हमारे पास आ जाता है वेरिएबल। ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमने तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। डिक्लेयर करने के बाद में अब देखिए करना क्या है, दो वेरिएबल की वैल्यू को आपको इंटरचेंज करना है या स्वैप करना है। तो स्वैप करने के लिए सबसे पहले हमें दो वेरिएबल के अंदर वैल्यू को डालना होगा। तो इस जगह हमने क्या किया, रीड ए कॉमा बी, ए और बी के अंदर वैल्यू को इनपुट करना है। जब ए और बी के अंदर आपने वैल्यू को इनपुट कर दिया है तो अब हमें इसे स्वैप करना होगा। स्वैप करने के लिए हमें यहाँ पर लगाना है बॉक्स। बॉक्स क्या लगाना है, सबसे पहला बॉक्स हमें लगाना होगा प्रोसेस करने का, और इस बॉक्स के अंदर हमको एक प्रोसेस रखना है जिसमें हमने लिख दिया c इज इक्वल टू ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में a इज इक्वल टू b, और नेक्स्ट स्टेप में b इज इक्वल टू c। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना आउटपुट ऑपरेशन देना है, यानी जो आपको रिजल्ट डिस्प्ले कराना है वो यहाँ पर कर देंगे, शो a कॉमा b, देन आपका क्या हो जाएगा, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो ऐसे हमें क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है। अब आइए देखें कि क्या इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या फिर नहीं। हमारे पास में दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल a है और दूसरा वेरिएबल b है। मैंने यहाँ पर a के अंदर दे दिया 10 और b के अंदर दे दिया 20, क्योंकि हमसे हमारे प्रोग्राम में कहीं भी कोई वैल्यू नहीं बताई गई थी, इसलिए हमने अपने प्रोग्राम में अपने फ्लो चार्ट में कहीं भी कोई वैल्यू को नहीं दिया है। लेकिन हम यहाँ पर आपको मान करके दिखाते हैं वैल्यूज कि वाकई में क्या इस प्रोसेस से स्वैपिंग हो रही है या फिर नहीं। अब a में इस जगह पर हमने क्या डाला 10 और b में क्या डाल दिया है 20। तो जहां भी a आएगा a की वैल्यू क्या मानी जाएगी 10 और b की वैल्यू क्या मानी जाएगी 20। सबसे पहले स्टेप में आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे तो लिखा है ये हमारा प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोसेसिंग करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि c इज इक्वल टू a, यानी a के अंदर की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, c में चली जाएगी। a में अभी क्या है 10 है, तो क्या इस वाले स्टेप से जो a के पास 10 है वो 10 c के पास आ जाएगा। जैसे ही हमने लिखा c इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू यहाँ से असाइन होकर कहाँ आ जाती है, c में आ जाती है। तो a के पास जो 10 था वो 10 कहाँ चला गया, c में चला गया। इसका मतलब इस वाले बॉक्स से, इस वाले स्टेप से c की वैल्यू कितनी हो गई है 10। आगे नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, अब a इज इक्वल टू b, a के अंदर हमें b की वैल्यू डालनी है। b की वैल्यू प्रीवियस क्या थी 20, b की वैल्यू प्रीवियस 20 थी। जैसे ही आपने a इज इक्वल टू b किया तो मतलब b की वैल्यू a में असाइन हो जाएगी, तो a की वैल्यू अब 10 नहीं रह गई है। इस वाली लाइन से a की वैल्यू कितनी हो गई है 20 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वाले स्टेप में आएंगे, b इज इक्वल टू c, c में ऑलरेडी 10 था, c में ऑलरेडी 10 हो चुका था। जैसे ही आपने b इज इक्वल टू c किया तो ये 10 आपका स्टोर हो जाएगा b में, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद में अब आप जैसे ही शो रिजल्ट करेंगे तो a का रिजल्ट दिखाएगा 20, a इक्वल दिखाएगा 20 और b इक्वल क्या दिखाएगा 10।
जबकि इनपुट करते समय आपने किया था ए में 10 और बी में 20। इसका मतलब ए की वैल्यू जो है वो बी में असाइन हो गई है और बी की वैल्यू जो है वो ए में असाइन हो गई है। इट मीन्स स्वैपिंग हो गई है, वैल्यूज हमारी इंटरचेंज हो रही हैं। तो ऐसे करके आपको दो नंबरों का स्वैपिंग का प्रोग्राम जब बनाना होता है, उसका जो फ्लोचार्ट बनाना होता है, वो इस फॉर्म में आप फ्लोचार्ट अपना बना सकते हैं। क्या यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन समझ में आ गया होगा? अब इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मान लीजिए यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल लिखा है, लेकिन इसको विदाउट हेल्प ऑफ एनी टेम्परेरी वेरिएबल कर देता। फिर अब देखिए क्वेश्चन हमारा सेम वही है, हमें स्वैपिंग करना है, लेकिन स्वैपिंग करते समय इससे पहले तो था कि आप किसी थर्ड वेरिएबल की मदद ले सकते थे, लेकिन इस बार आपको कोई भी थर्ड वेरिएबल नहीं लेना होगा। तो जब आपको थर्ड वेरिएबल नहीं लेना होगा तो हम सी को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, और जब हम सी को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो प्रोग्राम आप बनाएंगे कैसे? अब ऐसे में प्रोग्राम बनाने के लिए आपको हमने बताया था, याद होगा आपको, कि जब आपको विदाउट हेल्प ऑफ एनी टेम्परेरी वेरिएबल लेना होता है तो फिर आप या तो फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन का यूज करते हैं, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का यूज करते हैं। तो हम एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए ले रहे हैं, आपको वाला प्रोसेस लेना तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ हमने किया a इज इक्वल टू a प्लस बी, b इज इक्वल टू a माइनस बी और a इज इक्वल टू a माइनस बी। बस इतना करने से स्वैपिंग हो जाएगी। वैल्यू हमारे पास वही पुरानी है, a में 10 है और b में कितना है 20 है। पहले स्टेप में हमने यहाँ पर लिखा है a इज इक्वल टू a प्लस बी। a में 10 है, b में 20 है, 10 और 20 को हम जोड़ देंगे, हो जाएगा 30। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 30 है। इस वाली लाइन से a की वैल्यू कितनी हो गई है 30 हो गई है। नेक्स्ट लिखा हुआ है b इज इक्वल टू a माइनस बी। अब a की वैल्यू 30 है और b की वैल्यू 20 है। 30 में 10 चला जाएगा तो यहाँ 30 से 20 चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 10 बचेगा, जो कि b की वैल्यू हो जाएगी। यानी इस वाले स्टेप में b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, यहाँ पर आपने क्या क्या रखा है a इज इक्वल टू a माइनस बी। अब a की वैल्यू 30 ही है, b की वैल्यू कितनी है 10 है। 30 में 10 चला जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। आप देख रहे होंगे a के पास 20 और b के पास 10 आ गया है, यानी जब हम रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे तो a इक्वल 20 आ जाएगा और b इक्वल कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमने इनपुट करते समय a में 10 और b में 20 दिया था, लेकिन आउटपुट करते समय a में 20 और b में 10 आ रहा है। इट मीन्स स्वैपिंग हमारी हो रही है। तो ऐसे करके आपको अपने फ्लोचार्ट या आपको अपने स्टेप्स को इस तरीके से डिक्लेयर करने होंगे, ऐसे आपको फ्लोचार्ट बनाना होगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अभी के लिए हम इतना रखते हैं, इससे नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लास में हम आपको इसके आगे का टॉपिक बताने वाले हैं, यानी फ्लोचार्ट के कुछ और अच्छे अच्छे से एग्जाम्पल रहेंगे, जिन एग्जाम्पल से आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो इसे आप ध्यान से ही पढ़िएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जितने अच्छे से अपने इन सभी चीज़ों को, जो स्टार्टिंग का है, अगर इसको आपने अच्छे से क्लियर कर रखा है तो फिर कोडिंग करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।